द प्लेयर ऑफ फॉलन प्रेस्टिजियस फैमिली मानवा के पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं। थ्रूनो के जाते ही सैंस और उसके सर्वेंट रायन के पास आते हैं। एक सर्वेंट पूछता है क्या इसे मार दें, लेकिन सैंस कहता है जरूरत नहीं, क्योंकि जल्दी उसकी अपनी फैमिली ही इसे छोड़ देगी। और रायन को यकीन दिलाता है कि अब वाकई उस पर असली इल्जाम लग चुका है और सैंस को अपनी मेन प्लानिंग के लिए वापस जाना होगा। सीन बदलता है और हमारा हीरो होश में आता है और देखता है कि वो जंजीरों से बंधा हुआ है। सैन स्पार्टन उसके सामने खड़ा उसे नीचा दिखाते हुए कह रहा होता है कि सर्मिन फैमिली का बेटा इतनी बेइज्जती के लायक ही है। सैंस कहता है कि उसने ही उसे किडनैप किया है। हमारे हीरो कहता है कि सैंस को पता नहीं अब आगे क्या होने वाला है। सैंस हंसी उड़ाकर उसे लूजर कहता है। फिर सैंस उसके फेस पर लात मारता है और कहता है कि उसके बाप और भाई अब तक मर चुके होंगे और बताता है कि ट्रूनो ने उसे बेच दिया क्योंकि उसे अपने आई विटनेसेस का पता लगाना था। लेकिन किसी ने भी रायन को बचाने की कोशिश नहीं की क्योंकि वो बेकार है। सैंस कहता है कि उनकी फैमिलीज की असली जंग अब शुरू होगी और ये किडनैपिंग सिर्फ शुरुआत है। इसी वक्त रायन उसकी तरफ घूरता है और मैजिक सर्कल एक्टिवेट करता है। सैंस इतना शॉक होता है कि बोल ही नहीं पाता। रायन जंजीरों में बंधा हुआ होने के बावजूद कहता है कि वो इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ग्रीन ऑरा एरिया को भर देती है, लेकिन कोई रिजल्ट दिखाई नहीं देता। सैंस फिर से उसे जलील करता है। इस बार रायन साइलेंस मैजिक सर्कल चला देता है, जिसकी वजह से सैंस बिल्कुल बोल ही नहीं पाता। और जब वो बोल नहीं सकता तो कोई चैंट मैजिक भी नहीं कर सकता, इसलिए उसकी मैजिक फेल हो जाती है। सैंस शॉक और डर के मिक्स में खड़ा रह जाता है। फिर वो बिना चैंट वाली फायर बोल्ट मैजिक यूज करता है। रायन को किडनैप इसलिए किया गया था क्योंकि फैमिली हेड चाहता था कि वो मरे ना, इसलिए सैंस सिर्फ सेकंड सर्कल मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसका रायन पहले से वेट कर रहा होता है। लेकिन सैंस यहाँ एक बड़ी गलती कर रहा होता है। वो सोचता है कि वो रायन की टांग को निशाना बनाएगा क्योंकि इससे उसके बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रायन कुछ लम्हों तक सैंस को ऑब्जर्व करता है और फिर माना इंटरफियरेंस चला देता है, जिसका मतलब है कि सैंस का हर अटैक अब बिल्कुल वेस्ट जाएगा। ये देखकर सैंस एक डैगर निकाल लेता है और जैसे ही वो हमारे हीरो पर हमला करने लगता है, रायन जंजीरों से आजाद हो जाता है, जो उसके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं था। आगे बढ़कर हमारा हीरो पैरालाइज मैजिक यूज करता है और सैंस को बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद सैंस होश में आता है, लेकिन अब वो खुद जंजीरों में बंधा हुआ होता है और रायन उसके सामने डैगर लेकर बैठा होता है। रायन ने आसानी से खुद को जंजीरों से आजाद कर लिया था। सैंस सोचता है कि ये आम सी जंजीरें हैं, इसलिए वो उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वो जोर लगाता है, उसके पूरे जिस्म में तेज बिजली जैसा करंट दौड़ जाता है और दर्द बढ़ता चला जाता है। रायन आराम से उसकी तरफ चलता हुआ आता है और कहता है कि उसने सैंस के जिस्म पर मैजिक सर्कल्स बना दिए हैं। ये एक फॉरबिडन तरीका है जिसमें सर्कल्स को सीधा फ्लैश के अंदर बनाया जाता है और ब्लड उन मैजिक सर्कल्स को एक्टिवेट करता है। अपनी पिछली जिंदगी में हमारे हीरो पर भी यही तरीका इस्तेमाल किया गया था। पहले अवेकनिंग मैजिक लगाया गया था ताकि वो सो ना सके, फिर उसके जिस्म पर जख्म काट काट कर अनबेरेबल दर्द दिया गया था। सैंस अभी भी समझ नहीं पा रहा कि रायन को ये टेक्निक कहां से आई। वो कहता है उसके हिसाब से तो रायन को माना यूज करने की परमिशन ही नहीं है, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट रिवाइवल की बात से ही हर चीज प्रैक्टिस कर रहा था और पिछले जन्म की तजुर्बे ने उसकी बहुत हेल्प की थी। मोनोपोली मिलने के बाद 3 महीने तक रायन ने हर स्किल की प्रैक्टिस किया और ईटीएन में जो सीक्रेट यूज मिला था वो भी उसके काम आया। वो सीक्रेट ये था कि हर स्किल का एक सर्किट और एक प्रिंसिपल होता है और माना हर प्लेयर की यूनिक सर्किट में ये इंजेक्ट होता है तब स्किल एक्टिवेट होती है और सिर्फ मास्टर प्लेयर्स ही इन सर्किट्स के बारे में जानते हैं। इसलिए दूसरी जिंदगी में उसे स्किल सीखने में कोई मुश्किल नहीं हुई। इसके अलावा रायन इस जगह को पहले छुपकर देख चुका था ताकि उसे सैंस को पकड़ना आसान हो जाए। जो मैजिक सर्कल सैंस पर लगना था वो असल में उल्टा हो चुका था और अब रायन सैंस को असली दर्द महसूस करवाने वाला था। कुछ देर टॉर्चरिंग करने के बाद रायन वहां से जाने लगता है, लेकिन सैंस उसे रोक लेता है। रायन पलटकर कहता है कि वो सैंस की फैमिली के आने से पहले यहां से निकल सकता है, जो 1 हफ्ते बाद पहुंचेगी। और सैंस शॉक हो जाता है कि उसे ये कैसे पता। रायन बताता है कि उसने सैंस को अपने सर्वेंट्स को हुक्म देते सुना था कि 1 हफ्ते बाद वापस आना। सच समझकर सैंस झूठ बोलना शुरू करता है कि उनके लोग तो अभी किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। लेकिन रायन को पता होता है कि सैंस झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर उसके लोग अभी आने वाले होते तो सैंस रायन को रोकने की कोशिश करता ताकि वो मिलकर उसे मार सकें, ना कि सच बताएं।
सैंस बहुत कोशिश करता है कि रायन उसकी बात मान ले, लेकिन रायन वहां से निकल जाता है और कहता है कि वो कल फिर आएगा। अब वो पार्टन फैमिली के आने की तैयारी करने लगता है। पार्टन फैमिली के लोग एक हफ्ते बाद यहाँ आने वाले हैं। 7 दिन गुजर जाते हैं और पार्टन के सबऑर्डिनेट्स उस जगह के सामने खड़ी होती हैं जहां सैंस और रायन मौजूद हैं। लीडर पूछता है क्या इस दौरान सैंस से कोई राब्ता हुआ था। एक आदमी जवाब देता है कि यंग मास्टर से कांटेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन पूरे हफ्ते उन्होंने सब रास्तों पर नजर रखी थी। लीडर बिल्डिंग के अंदर चला जाता है क्योंकि फैमिली हेड का हुक्म है कि सरमन का बच्चा फौरन वापस लाया जाए। बाकी लोग उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, मगर वो उन्हें पीछे रुकने का हुक्म देता है। सीढ़ियां उतरते हुए वो आदमी कुछ अजीब महसूस करता है, मगर जैसे ही वो मैजिक सर्कल पर कदम रखता है, सर्कल फौरन उस पर हमला कर देता है। अपनी हिफाजत के लिए वो हेक्सा बैरियर लगा लेता है। अब उसे यकीनन लग रहा है कि यंग मास्टर के साथ कुछ हो चुका है। वो पूरे एरिया में हर एक तरफ बिखरे हुए मैजिक सर्कल ट्रैप्स देखकर हैरान होता है और सोचता है कि ये सब किसी ने कैसे सेट किए हैं। वो डबल बैरियर बनाता है ताकि सैंस तक जल्दी पहुंच सके और इस सब का जिम्मेदार कौन है ये मालूम कर सके। रूम में पहुंचकर जहां सैंस बंधा हुआ है, वो उसे जंजीरों में लटका पाता है और जख्मों का खून जमीन पर गिरा हुआ होता है। चेन्स तोड़कर वो आदमी जोर से पूछता है किसने ये सब किया, लेकिन सैंस इतना कमजोर होता है कि बोल ही नहीं पाता। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी वहां होता है, जो एक कोने में रस्सी से बंधा हुआ पड़ा होता है। सैंस हीलिंग पोशन मांगता है, लेकिन वो आदमी पहले भागने को जरूरी समझता है क्योंकि एरिया में बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं और दुश्मन का पता नहीं था। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा कि जिसने सैंस को इतना टॉर्चर किया उसने रायन को साथ क्यों नहीं लिया। लगता है कोई और मोटिव है। ये बात उसे और भी शक में डाल देती है। इसी वक्त सैंस पार्टन मुश्किल से बोल पाता है और कहता है कि ये सब रायन सरमन ने किया है। हमारा हीरो इस वक्त कोने में बेहोशी का नाटक कर रहा होता है जब वो आदमी उस पर मैजिक यूज करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी असली रायन पीछे से सामने आ जाता है और दिखाता है कि जो कोने में पड़ा था वो सिर्फ इल्यूजन मैजिक का डिकॉय था। रायन फौरन उस आदमी पर हमला करता है और कहता है पहले मुझसे लड़ो। जंग शुरू हो जाती है और दोनों तरफ से अटैक्स का तबादला होता है। कुछ देर बाद पार्टन फैमिली का वो आदमी रायन को एक बहुत भारी मुक्का मारता है। रायन के मुंह से खून निकलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। जब हमारा हीरो जमीन पर पड़ा होता है, वो आदमी कहता है कि भले ही मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन तुम्हें वैसे ही दर्द दे सकता हूं जैसा सैंस को दिया था। अचानक सैंस एक डैगर उठाता है और उसे सीधा उस आदमी की गर्दन में घुसा देता है। असल में ये रायन होता है जो सोल ट्रांसफर यूज करके सैंस के जिस्म में आ चुका होता है। और इस टेक्निक का सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जिसको भी सोल ट्रांसफर आता हो वो अपना असली जिस्म भी कंट्रोल कर सकता है। हमारे हीरो कहते हैं कि ये उनका असल छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड है। उस अटैक के बाद वो आदमी मर जाता है। फिर हमारा हीरो उठकर खड़ा होता है, एक हीलिंग पोशन उठाता है और उसे अपने जख्मों पर डालता है। आगे बढ़ते हुए वो खुश होता है कि उसने पैटर्न फैमिली का हाई लेवल आर्चमेज मार दिया है। सिस्टम तुरंत बताता है कि उसका लेवल बढ़कर 25 हो गया है क्योंकि उसने क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। वो अभी भी समझने की कोशिश कर रहा होता है कि लेवल इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया, मगर इस वक्त रायन को पता होता है कि पहले एक और काम जरूरी है। फिर वो आर्चमेज की लाश को एक अलग कमरे में घसीट कर ले जाता है और उसे लकड़ी के बेड पर रख देता है। सर्किट अभी भी आर्चमेज की रूह से कनेक्टेड होता है, जिसका मतलब है कि वो सांस के जिस्म में होते हुए भी माना यूज कर सकता है। तो रायन प्लान करता है कि मूर को रिमूव करके अपना लेवल इतना कम करे कि वो असैसिन की हिडन जॉब शैडो की जरूरत पूरी कर सके। आखिर वो इस प्लान में कामयाब हो जाता है और अब उसके पास कुछ लेवल्स बचे रहते हैं। उसके पास 2 और ट्राई होती हैं। इनमें से दूसरी ट्राई पर भी वो सक्सेसफुल हो जाता है। प्लान बस इतना ही होना था, मगर आर्चमेज को हराकर रायन सोचता है कि अब वो तीसरी एडवांसमेंट भी ट्राई करी ताकि घोस्ट नाम का हिडन जॉब हासिल कर सके। ये वही हाई लेवल जॉब है जिसने एड्रियन को सबसे ताकतवर बनाया था और हमारा हीरो समझता है कि वो भी इसे ले सकता है। लेकिन इस जॉब की रिक्वायरमेंट रूह की साइज से जुड़ी होती है, जो रिस्की होती है। मगर रायन रिस्क लेने को रेडी होता है और तीसरी एडवांसमेंट शुरू कर देता है। बड़ी मुश्किल और अपनी रूह कुर्बान करने जैसी स्ट्रगल के बाद वो कामयाब हो जाता है और सिस्टम उसे एडवांसमेंट बताने ही वाला होता है। हमारे हीरो को अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट महसूस होती है। खुशकिस्मती से वो इस टेस्ट में भी पास हो जाता है और पार्टन लेवल गोस्ट जॉब होल्डर बन जाता है। ये जॉब लेवल हीरो ने पहले कभी नहीं देखा होता, पर वो अंदाजा लगाता है कि शायद ये नॉर्मल गोस्ट जॉब की अपग्रेडेड फॉर्म होगी।
अब जब रायन पूरे प्लान में कामयाब हो जाता है तो वो वापस अपने असल मिशन पर फोकस करता है। आर्चमेज को मारना भी इसी प्लान का हिस्सा होता है, क्योंकि गोस्ट जॉब के दौरान रायन की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हुए हमारा हीरो लिच क्रिएशन एक्टिवेट करता है। ये वो प्रोसेस होता है जो नॉर्मली लेवल 70 नेक्रोमैंसर करता है, लेकिन इसे एक 7 सर्कल मेज भी यूज कर सकता है। लिच क्रिएशन फेल हो जाती है तो सिस्टम स्पेशल अनडेड क्रिएशन को एक्टिवेट कर देता है। थोड़ी देर के बाद एक ह्यूमनॉइड जैसी मखलूक रायन के सामने अपीयर होती है। अनडेड क्रिएट होने के बाद सिस्टम हमारे हीरो से पूछता है कि वो इस अनडेड का क्या नाम रखना चाहता है। जैसे ही क्रिएशन कंप्लीट होती है, अचानक एक धमाका होता है। इस धमाके से सबऑर्डिनेट्स पूरी तरह अलर्ट हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद हमारा हीरो सैंस के जिस्म में होता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकलता है और रायन का असली जिस्म उसके कंधे पर होता है। बाहर निकलते ही वो सबको बताता है कि आर्चमेज ने उनको धोखा दिया था और ये सब उसकी वजह से हुआ। वो कहता है कि उसने आर्चमेज को एक आर्टिफैक्ट से बांध दिया है, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी वरना बाइंडिंग टूट सकती है। इस दौरान वो प्लान करता है कि रायन का जिस्म वापस उसके घर वालों को दे। हॉर्स पर बैठकर वो सबको कहता है कि आर्चमेज को रोक कर रखो जब तक वो हेल्प भेजता है, और अगर वो कामयाब हो गई तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे ही हमारा हीरो राइड करता हुआ दूर जाता है, ये उनका यंग मास्टर को देखने का आखिरी वक्त होता है। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना।